हेलो एंड वेलकम टू मैथ्री एकेडमी। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसकी एक पीस कीपिंग फोर्स होती है और उसके पीस कीपिंग मिशंस होते हैं। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दरअसल हुआ क्या है, इंडिया ने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन है उसमें जो सुरक्षा से संबंधित या फिर उसकी फंक्शनिंग से संबंधित जो भी चुनौतियाँ आती हैं ना, उससे निपटने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित किए हैं कि आप ये सुझाव इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब पहले हम बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसकी शांति स्थापना मिशन के बारे में, दैट इज़ पीस कीपिंग मिशन के बारे में कि ये आखिरकार है क्या। तो जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो 1948 में हुई थी। ये आपको बड़ी आराम से याद भी हो सकता है। इंडिया आज़ाद हुआ, नेक्स्ट साल ही क्या हुआ, ये मिशन आ गया। ठीक है। तो इस मिशन के तहत क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो पश्चिमी एशिया है ना उसमें एक सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। पश्चिमी एशिया मतलब जो हमारा, ऐसे समझ लो कि इंडिया के जो वेस्ट में है, ठीक है, दैट इज़ पश्चिमी एशिया। आप इसको मतलब मोटा मोटा ये समझ सकते हो। तो इन सैन्य पर्यवेक्षकों को इजराइल, इसके पड़ोसी जो अरब जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच युद्ध विराम समझौते, ठीक है, उसकी निगरानी का दायित्व सौंपा गया कि जो इनके बीच युद्ध चल रहा है उसमें जो इन्होंने विराम का समझौता किया है कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, तो उसकी निगरानी करता रहे कौन, ये सैन्य पर्यवेक्षक। किसके अंडर है ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, संघर्ष से प्रभावित जो भी देश है ना वहाँ पर परमानेंट सुरक्षा और शांति स्थापित की जा सके। लड़ाई ना करते रहें वो, कुछ सुरक्षा मतलब उनकी सिक्योरिटी भी रहे और वहाँ पीस भी रहे। ठीक है। इसके मैंडेट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंडेट्स मतलब इसके कर्तव्य क्या क्या हैं। सबसे पहला जो हम कह ही रहे हैं, नाम ही है पीस कीपिंग फोर्स, तो सबसे पहला क्या होगा, शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है। सेकंड क्या है, राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको सुगम बनाना। जैसे मान के चलो चुनाव करना है किसी ऐसे रीजन में, मान लो इराक में चुनाव करना है या ईरान में चुनाव करना है, तो वहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। ठीक है। तो पॉलिटिकली वैसी कंडीशंस बननी चाहिए कि चुनाव आराम से हो सकें। तो उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करना, वो ये करता है। कानून के शासन को फिर से बहाल करना। ठीक है। अच्छा, अब किसी देश में क्या है, शांति स्थापना मिशन भेजने का निर्णय कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। इसके सदस्य आपको पता ही है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 2-2 साल का उनका टेन्योर रहता है। इंडिया भी हाल ही में उसमें अपनी उसने जगह बनाई है। इंडिया ने जो वहाँ वो 10 सदस्य हैं उनमें एक इंडिया भी है। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस के जो सारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं उसके, वो संयुक्त राष्ट्र के कमान के तहत क्या करते हैं, अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों को शांति स्थापना मिशनों में भेजते हैं। जैसे इंडिया भी बहुत भेजता है, शुरुआत से इंडिया भेजता है अपने जो भी ये मिशंस होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, तो अपने इंडिया अपना रिप्रेजेंटेशन देता है वहाँ अपने सैनिकों के माध्यम से, अपने नागरिकों के माध्यम से, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और क्या चीज़ होती हैं, संयुक्त राष्ट्र के कोष में भुगतान भी किया जाता है। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली शुरुआत से इनिशियल स्टेज से ही वहाँ पर एक अंशदान करता है अपना। ठीक है। उस फंड में फंडिंग करता है इंडिया, जो इनका यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का जो फंड है। अच्छा, जो अन्य इच्छुक राष्ट्र हैं वो शांति स्थापना मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए क्या अपने स्वयं के पृथक सशस्त्र बल भेज सकते हैं। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के क्या हैं, सदस्य नहीं हैं, बट वो चाहते हैं कि वो भी
इस पीस कीपिंग फोर्स में अपना योगदान दें तो वो भी अपने फोर्सेस को भेज सकते हैं। ठीक है। अब 1948 से अब तक 71 जो हैं शांति स्थापना मिशन भेजे गए हैं। ठीक है। और अभी रिसेंटली कितने 12 ये मिशन चल रहे हैं। अच्छा, अब एक बात आप यहाँ देख लो, इनका जो हम बार बार बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन, इनके 3 बुनियादी जो है सिद्धांत हैं। सबसे पहला क्या है? सहमति। दूसरा निष्पक्षता। और थर्ड कि भाई बल प्रयोग नहीं करना है। अब शांति आप स्थापित करने जा रहे हो और आप खुद ही लड़ाई करने लग जाओ वहाँ पर, तो ये कैसे शांति हुई? ठीक है। सहमति का मतलब क्या है? जो जहाँ पर भी युद्ध चल रहा है तो उसके जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी पक्षकार हैं, उनकी सहमति के आधार पर मिशनों को वहाँ तैनात या किया जाता है, संचालित किया जाता है। मतलब उनसे बात की जाती है। अगर 2 देश संघर्षरत हैं, लड़ रहे हैं, तो उन दोनों देशों के हेड ऑफ़ स्टेट से, अथॉरिटीज़ से बात की जाएगी और फिर वहाँ पर कोई ऐसा पीस कीपिंग मिशन भेजा जाएगा। निष्पक्षता कैसे? कि शांति सैनिकों को क्या युद्ध से प्रभावित पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखना पड़ता है। मतलब बायसनेस नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्स देश को फेवर करने लग जाओगे अगर आप वहाँ पर जा रहे हो। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? नो यूज़ ऑफ फोर्स। तो आत्मरक्षा और सौंपे गए काम के दौरान जब बहुत ही ज़रूरी हो जाएगी ना, तो ही वो जो पीस कीपिंग फोर्स है बल का प्रयोग करेगी। मतलब क्या कहें, अगर मान लो उनके लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाए, मान लो स्थानीय लोग हैं, वो पीस कीपिंग फोर्स को ही मारने आ जाएं, वो ही एक्सट्रीम कंडीशन होगी जब वो जो फोर्स है बल प्रयोग कर सकती है। बल मतलब उनके पास अगर हथियार है, वो उन हथियार को प्रयोग कर सकती है। तो ध्यातव्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान कानून लागू करने का कोई साधन नहीं है। मतलब क्या है कि इनके जो भी कानून है ना, उसको लागू करने के लिए कोई अब एक प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस मिशन की जो प्रासंगिकता क्या है। देखो, प्रासंगिकता ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आपको अगर दिख रहा है सामने यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, तो आप उसको अप्रोच करोगे ही। ठीक है। ऐसा कोई दूसरा संगठन भी नहीं है जो इस टाइम ऑपरेशनल हो या उसका विचार भी हो रहा हो। दूसरा क्या है? उच्च लागत लाभ अनुपात। जैसे ऐसे मिशन की लागत क्या है? वैश्विक सैन्य व्यय का केवल 0.4% है। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी। खतरों में वृद्धि। आजकल वैसे भी क्या हो रहा है, बड़ी संख्या में क्या हो रहा है, देशों में अप्रत्याशित खतरे उत्पन्न हो ही रहे हैं। खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं, हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है। अब एक बार आप ये भी देख लीजिए, जो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, उसमें जो सैन्य कर्मी हैं उनके क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, संघर्ष या युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करना। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सुरक्षा प्रदान करना, चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करना, अगर युद्ध के बाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति प्रक्रियाएं हैं उन पर नज़र रखना, शांति समझौतों को लागू करने में पूर्व सैन्य लड़ाकों की सहायता करना। ठीक है। जो पहले के सैन्य लड़ाके हैं, जो मतलब पहले वहाँ पर संघर्षरत थे, उनकी हेल्प करना। अब जिन देशों में शांति स्थापना मिशन का संचालन किया जा रहा है, वहाँ क्या है? सैन्य कर्मियों की सहायता करना। ठीक है। सहायता ही करना, ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्प करना। अब इसमें हम चलते हैं कि इसमें भारत ने अपना क्या योगदान दिया है, भारत की क्या भूमिका रही है। तो इंडिया जो है ना, इसमें सैन्य योगदान करने वाला, मतलब हमारी मिलिट्री जो है इसमें जाती है, तो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, योगदान करता है मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से इंडिया। ठीक है। और 1950 में क्या किया गया था? सबसे पहले इंडिया ने अपनी भागीदारी स्टार्ट करी थी। कैसे? कोरिया में भेजा गया था यूनाइटेड नेशंस मिशन, तो वहाँ पर इंडिया ने अपना सबसे पहला योगदान दिया था। अच्छा, भारत ने क्या किया है? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, उसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ठीक है। अच्छा, 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं वाले दल को तैनात करने वाला पहला देश बना। मतलब 2007 में क्या किया गया, हमारी तरफ से जो भी
भेजे गए उनमें महिला दल था, केवल महिलाओं वाला दल था, मतलब उसमें सिर्फ महिलाएं थीं। ये हमारा मेंस का एक अच्छा पॉइंट बन सकता है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से, या फिर जेंडर इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए। भारत लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड उसमें योगदान करने वाला पहला देश भी रहा है। ठीक है, और 2.5 लाख से अधिक सैनिकों और कर्मियों को उपलब्ध करवाया गया है भारत द्वारा इन मिशनों के लिए। ठीक है, और क्या किया गया, भारत ने इसमें कई बार सुधारों की मांग भी करी है। ऑब्वियसली अब अगर हम इतना योगदान दे रहे हैं तो अगर हमें कमियां दिखेंगी तो हम उसमें ऑब्वियसली सुधारों के लिए बात करेंगे। अब इसमें चुनौतियां देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशनल चुनौतियां हैं, गैर समावेशी, ठीक है, वित्त पोषण से संबंधित समस्याएं। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है उसके पास अपर्याप्त शक्ति है इसके रिगार्डिंग, जैसे हिंसा से नागरिकों की रक्षा नहीं करने या लैंगिक शोषण और बलात्कार के आरोप लगाए जाने पर क्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय शांति सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो सकती। और शांति स्थापना मिशनों पर तैनात जो भी सैन्य बल हैं, ठीक है, वो अपने स्वयं के जो राष्ट्रीय कमांडर हैं, स्वयं के सरकारों, उनके प्रति ही जवाबदेह होते हैं। जैसे अगर एक्स देश ने अपनी सैनिक को भेजा तो वो सैनिक एक्स देश के प्रति ही जवाबदेह होंगे, अपने कमांडर के प्रति ही जवाबदेह होंगे। अच्छा, निरर्थक मिशन, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, इसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं खास। मतलब आपने उसको लागू तो किया, एक समूह तो बनाया आपने, बट उससे कुछ निकला नहीं। परिचालन संबंधी समस्याएं, जैसे घटता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, मतलब उस पर विश्वास की ही कमी आ रही है। लोग देश जो है उस पर विश्वास ही नहीं करने कि हाँ ये ठीक तरीके से कार्य कर भी रहा है। क्षेत्रीय संगठनों का उदय, कहीं जो है अभी मैंने आपको बताई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हो गया। ठीक है, ऐसे संगठन क्या कर रहे हैं, उभर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा संबंधी मुद्दे कैसे, जो निम्नलिखित घटनाओं में वृद्धि के कारण शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। कैसी घटनाएं, संगठित अपराध हो रहे हैं, कानूनी व्यवस्था की विफलता है, उग्रवादियों द्वारा हमले हैं। मतलब अगर वो सैनिक खुद ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो वो वहाँ पीस कीपिंग कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, भारत द्वारा प्रस्तावित सुधार, जैसे निर्णय प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। स्पष्ट और यथार्थवादी कर्तव्य होने चाहिए, कुछ भी मतलब हवाबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ कॉन्क्रीट रहना चाहिए। अच्छा, मिशन की रूपरेखा तैयार करते समय जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है को ऐसे पारिभाषिक शब्दों, टर्मिनोलॉजीज़ और फॉर्मूले से बचने की आवश्यकता है जो झूठी आशंकाओं, झूठी आशाओं या झूठी अपेक्षाओं को जन्म देता है। अच्छा, इनकी जो तैनाती है वो विवेकपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। मिशन का आकलन भी किया जाना चाहिए। अन्य जो घटक हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी वो अन्य घटक हो सकते हैं, वहाँ पर क्या एरिया है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें लेकर जानी है, किस तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। और क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या हो जाएगा कि जो क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन करना चाहिए, किस में मध्यस्थता करने में उनकी सहायता ली जा सकती है। ठीक है, बाहर निकलने की रणनीति भी होनी चाहिए। अब आप एक देश में घुस तो गए पीस कीपिंग फोर्स बनकर, तो वहाँ से बाहर निकलना है, उसकी रणनीति भी बननी चाहिए। जो मेज़बान देश है उसके साथ सहयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, शांति सैनिकों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, नागरिकों से की सुरक्षा होनी चाहिए, और ऑब्वियसली
टेक्नोलॉजी, कैसे कि सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियाँ हैं उसके समाधान के लिए क्या शांति स्थापना अभियानों में जो उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये जो है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत के लिए जो है इसकी प्रासंगिकता क्या है, भारत क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व रहता है। तो सबसे पहली बात, ये जो शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब भारत के एक कदम युद्ध के कारण पैदा हुए आतंकवाद जैसे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इंडियन डायस्पोरा के मध्य विश्वास बढ़ाते हैं। सामरिक उपस्थिति उसमें भी मदद करते हैं। सद्भावना बढ़ाते हैं और स्थायी सदस्यता के दावे को कहाँ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको भी एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इंडिया का एक कदम, इंडिया अपनी फोर्स को भेजता है यूनाइटेड नेशंस के इन मिशंस में, और ये सैन्य बलों को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश से परिचित करवाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। मैं ऐसे ही आपके लिए और लेक्चर्स लेके आते रहूँगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बेस्ट से बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर